फेसबुक सजीव पटल पर आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। आज रवाल्टी लोक साहित्य परंपरा और विकास को लेकर के मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और इसके साथ ही अपनी रवाल्टी कविताओं का पाठ करूंगा। सबसे पहले महादेवी सृजन पीठ का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने इस पटल पर उपस्थिति का सौभाग्य प्रदान किया। तो जहाँ तक रवाल्टी की बात है तो सबसे पहले रवाल्टी का परिचय आप सभी के सामने देना बहुत ज़रूरी है कि जो रवाल्टी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, जिसे रवई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र को यमुना घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके 3 विकास खंडों नौगांव, पुरोला और मोरी के अधिसंख्य लोगों द्वारा बोला जाता है। और यूँ कहा जाए तो जो रवई क्षेत्र है, रवई क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यमुना घाटी और टॉन्स घाटी क्षेत्र में बंटा हुआ है। यमुना घाटी में पुरोला और नौगांव विकासखंड और टॉन्स घाटी में मोरी विकासखंड आते हैं। जैसा कि उत्तरकाशी के बारे में विदित है, उत्तरकाशी पहले टिहरी जनपद का अभिन्न हिस्सा रहा और टिहरी रियासत काल में उससे पहले 1 अगस्त 1949 से पहले टिहरी रियासत काल में रायगढ़ से लेकर के पंचगाई, फतेहपुर, सिकदूर, अडूर, बड़ासू, गढ़ुगाड़, बंगाण, बडियाड़, रामासिराई, कमलसिराई, बनाल, ठकराल, गीट, उजरी, बड़कूट, मुगरसंती और बंडारसियों को मिला करके रवई परगने के नाम से विख्यात था। और इसके बाद जब उत्तरकाशी जनपद सृजित हुआ तो जौनपुर की गोडर और खाटल पट्टियाँ भी इसमें सम्मिलित हुई। और जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, जो पूरा टेहरी गढ़वाल है, 1803 से 1815 तक ये गोरखा शासन के अधीन रहा, पूरे गढ़वाल कुमाऊं की तरह। और तदुपरांत यहाँ पौर वंशीय शासक सूरदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार से सहायता लेकर 1815 में अपने राज्य को प्राप्त करने में सफलता अर्जित की, लेकिन ब्रिटिश सरकार के सैन्य व्यय के बदले राज्य का पूर्वी हिस्सा उन्हें देना पड़ा। और इस तरह गढ़वाल 2 क्षेत्रों में बंट गया, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। सन 1815 में ब्रिटिश सरकार ने पावर नदी के दाएं तट पर अवस्थित रायगढ़ को जुब्बल में सम्मिलित कर दिया था। इसी रायगढ़ के नाम पर ही बताते हैं कि इस क्षेत्र का नाम रवई पड़ा। और जैसा मैं बता चुका हूं कि 1815 से 1949 तक पौर वंशीय शासकों का यहाँ पर शासन रहा। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय राज्यों में विलय हुआ। विलय के बाद उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल का अभिन्न हिस्सा रहा और 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी पृथक जनपद बना और रवई उसका एक अभिन्न हिस्सा बना रहा। रवई में बोली जाने वाली रवाल्टी की बात करें तो इसकी ओर सबसे पहले 50 के दशक में डॉक्टर गोविंद चातक ने आगरा विश्वविद्यालय से रवाल्टी उपबोली, उसके लोकगीत और उनमें अभिव्यक्त लोक संस्कृति विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया था और लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ था। और इस तरह रवाल्टी को उन्होंने गढ़वाली की उपबोली माना, गढ़वाली बोली की उपबोली। और इधर अगर रवाल्टी की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हुए इसका स्वरूप भी निरंतर बदला है।
और इसके अलग अलग पट्टियों में चूंकि इसके बोलने में भिन्नता है तो इसको इस रूप में भी जाना जाता है कि ठकराल पट्टी में ठकराली, बडियाड़ में बडेड़ी, फतेह पर्वत में पर्वती, सिराय में सिरौली, मुगरसंती में मुंगराली और गीठ में गीठाली जैसे नामकरण बनाल में बनाली इसके साथ जुड़ गए हैं। संपूर्ण क्षेत्र में इसका स्वरूप कहीं काफ़ी सरल है तो कहीं काफ़ी जटिल, कहीं आपस में काफ़ी समानता है तो कहीं आपस में बहुत ही असमानता। और वर्ष 2000 की जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो रवाई क्षेत्र के लगभग 315 गांवों में इसे बोलने वाले लोगों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। और अब भाषा परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो ये आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती है और हिंदी की तरह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैदिक संस्कृत का प्रभाव भी के अलावा इसमें कोल, किरात, दरवेश, शक व आर्य भाषाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें कैसे ऐसे दरवेश शब्द हैं जो हिंदी में भी नहीं मिलते। जमन पुरावेता सीपी तोस्लरन के अनुसार इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत की आर्य भाषाओं के स्थान पर पश्चिम की यूरोपीय भाषाओं से अधिक मेल खाते हैं। अब रवाल्टी एक परिचय में कैसे आई इस बारे में आपको अवगत करा दूं कि वर्ष 2010 में भाषा शोध एवं प्रकाशन केंद्र बड़ोदरा द्वारा गणेश सेन देवी के नेतृत्व में हुए भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भारत की 870 भाषाओं पर काम हुआ। इनमें उत्तराखंड की 13 भाषाएं कुमाऊनी, गढ़वाली, जाड़, जोहारी, जौनपुरी, जौनसारी, थारू, बंगाणी, बोगसारी, रंगलू, राजी, मारछा के साथ रवाल्टी पर भी काम हुआ। रवाल्टी पर यह पहला कार्य था। वर्ष 2013 में डॉक्टर उमा भट्ट एवं डॉक्टर शेखर पाठक के संपादन में इनका प्रकाशन उत्तराखंड की भाषाएं और अंग्रेजी में लैंग्वेजेस ऑफ उत्तराखंड शीर्षक से हुआ, जो खंड 30 भाग 1 और खंड 30 भाग 2 में शामिल है। इसमें उत्तराखंड की 13 भाषाएं में तय है कि रवाल्टी भी शामिल है। अब तक भाषा द्वारा भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण में देश भर की 870 भाषाओं के 50 खंड तैयार हो चुके हैं। इसके बाद उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून द्वारा भाषा सर्वेक्षण परियोजना में उत्तराखंड की 13 भाषाओं पर कार्य आरंभ किया हुआ था, जिसमें कुछ वर्षों के श्रम के बाद रवाल्टी का सांस्कृतिक एवं समाज भाषा वैज्ञानिक विवेचन विषय पर कार्य संपन्न हुआ, लेकिन उसका अभी सामने आना बाकी है। पहाड़ द्वारा उत्तराखंड की 13 भाषाओं का शब्दकोश जिक्कल, कामची, उडियाली डॉक्टर चंद्रकला रावत और डॉक्टर उमा भट्ट के संपादन में 2017 में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रत्येक भाषा के 15 आधारभूत शब्दों के साथ ही 100 संस्कृति बोधक शब्द भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा हिंदी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल तथा सोसाइटी फॉर इंडेंजर्ड एंड लेस नोन लैंग्वेजेस SEL लखनऊ द्वारा आयोजित भाषा प्रलेखन एवं शब्दकोश निर्माण कार्यशाला में भी रवाल्टी को लेकर के प्रतिभाग हो चुका है। जहां तक रवाल्टी से परिचित कराने की बात है तो सबसे पहले 1983-84 में पहली बार KP सक्सेना का नाटक लालटेन की वापसी का महावीर रवाल्टा द्वारा हिस्यू छोलकू नाम से रवाल्टी में मंचन हुआ था। रवाल्टी की पहली कविता दरवालो जन लहर के 7 जनवरी 1995 के अंक में उसके हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुई थी। अभिचल के डॉक्टर गजेंद्र बटोही के संपादन में प्रकाशित उत्तराखंडी भाषा काव्य संग्रह डांडा कांडा स्वर 2002 व उड़ गुगुती उड़ 2005 में कारगिल लड़ाई न डौर दरवालू कविताओं का प्रकाशन हुआ। इन कविताओं पर लोक के पारखी व साहित्य के मर्मज्ञ बी मोहन नेगी की नज़र पड़ी और इन पर कविता पोस्टर बनाकर इन्होंने अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया। इन्होंने रवाल्टी की 20 कविताओं की कविता पोस्टर बनाकर इसकी पहचान को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान। 14 सितंबर 2011 को उत्तराखंड भाषा संस्थान व कलश रुद्रप्रयाग द्वारा गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुए कवि सम्मेलन में रवाल्टी कविताओं का पाठ और 30 सितंबर 2011 को आकाशवाणी पौड़ी गढ़वाल से रवाल्टी कविताओं का प्रसारण रवाल्टी की सृजन यात्रा के पहले पड़ाव साबित हुए। इसके बाद 17 अप्रैल 2013 को आकाशवाणी नई आवाज से रवाल्टी कविताओं
के प्रसारण का सिलसिला आरंभ हुआ तो 9 नवंबर 2017 को आकाशवाणी देहरादून से रमाल्टी में वार्ता का प्रसारण हुआ। इससे लोग रमाल्टी से परिचित होने लगे। उत्तरांचल पत्रिका, कुमगढ़, युगवाणी, नवल, धात, दस्तक, फिल्मी जगत, हिमांतर जैसी पत्र पत्रिकाओं ने रमाल्टी कविताओं व आलेखों को स्थान दिया। वर्ष 2016 में रमाल्टी का पहला कविता संग्रह गैणी जणी अमर अश्विन समय साक्ष्य देहरादून से प्रकाशित हुआ। 17 जुलाई को ही पहली बार 2014 को मोल्डा में ध्यान सिंह राव ध्यानी के निर्देशन में रमाल्टी नाटक बाई बड़ा बेटे तो डॉक्टर का मंचन हुआ। तो वर्ष 2016 में ही इनकी पुस्तक रमाल्टी लोकोक्ति अखान कोश सामने आई, जिसमें 400 से अधिक रमाल्टी अखान शामिल थे। समय साक्ष्य द्वारा जुलाई 2017 में पुरोला में आयोजित रमाई साहित्य महोत्सव में रमाल्टी कविता डर को गीत में ढालकर अनिल बेसारी द्वारा आएगा दादा कथों को डर गाया जाना इस क्षेत्र की अनूठी रोमांचक घटना थी। वर्ष 2017 में ही सामाजिक पर्यावरणीय कल्याण समिति सेवा द्वारा रमाई लोक महोत्सव नागो में पहली बार महावीर रमाल्टा के संयोजन एवं संचालन में रमाल्टी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो वर्ष 2018 व 2019 तक जारी रहा। इसमें दिनेश रावत, ध्यान सिंह रावत ध्यानी, प्रेम पंचोली, अनुज रावत, प्रदीप रावत रमाल्टा, अनिल बेसारी, राजवीर राणा, खिलानंद बिजवाण, भारती आनंद, राजुली बत्रा, अनुरूपा अनु, प्रेम पंचोली सहित काव्य पाठ कर चुके हैं। दूरदर्शन देहरादून ने अपने साहित्य के कार्यक्रम में पहली बार 4 सितंबर 2018 को, उसके बाद 18 सितंबर 2018 को रमाल्टी कवि गोष्ठियों का प्रसारण किया। इसके बाद 26 अक्टूबर 2019 को पुनः रमाल्टी का कविताओं का पाठ हुआ। इससे लोग रमाल्टी की ओर आकृष्ट हुए और रमाल्टी के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं और उत्सुकताएं निरंतर बढ़ती गई। दूरदर्शन से ही रमाल्टी की बोली भाषा की विकास यात्रा, रमाई के भूले बिसरे पारंपरिक लोकगीत, रमाल्टी के लोकगीत, फतेह पर्वत पंचायत क्षेत्र की लोक संस्कृति के माध्यम से लोग इस क्षेत्र के लोक साहित्य से परिचित कराने में ये कार्यक्रम मददगार साबित हुए। इससे रमाल्टी के प्रति पढ़े लिखे लोगों में जो अनुराग पैदा हुआ, उससे इस क्षेत्र में जो संभावना थी उसके द्वार खुलने लगे। आज दिनेश रावत, प्रदीप रावत, ध्यान सिंह रावत ध्यानी, अनुज रावत, राजवीर राणा, धीरेन्द्र चौहान, अरविंद त्याड़ा, नवीन चौहान, अनुरूपा अनु, भारती आनंद, अनिल बेसारी, प्रेम पंचोली, राजोली बत्रा जैसे कुछ युवा इस क्षेत्र में आगे आने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो एक सुखद अध्याय की शुरुआत है। लोक साहित्य की दृष्टि से रमाई क्षेत्र काफी समृद्ध रहा है, लेकिन इतना अवश्य है जब भी मध्य हिमालय की भोली भाषाओं पे काम हुआ तो रमाई का लोक साहित्य उद्धृत किया गया, लेकिन स्वतंत्र रूप से रमाई का लोक साहित्य सामने नहीं आ पाया था। लोकगीत, लोकगाथाएं, लोक कथाएं, लोकोक्तियां, मुहावरे, पहेलियां रमाल्टी लोक साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। रमाल्टी लोक साहित्य को उजागर करने की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर गोविंद चातक ने भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय जैसी पुस्तक में यहाँ के लोकगीत, लोक गाथाओं को संकलित किया। फिर डॉक्टर प्रयाग जोशी ने रमाई एवं जोनसर बाबर का लोक साहित्य, डॉक्टर जग्गू नौटियाल ने रमाई क्षेत्र के लोक साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन के साथ ही डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने रमाल्टी लोक साहित्य पर कार्य करने का बीड़ा उठाया। इसके वर्षों बाद 80 के दशक से अपना लोक मुझे आकर्षित करने लगा तो मैंने भी रमाल्टी लोक साहित्य पर कुछ करने की शुरुआत की और यहाँ के लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं, पहले लोकोक्तियों व मुहावरों को कलमबद्ध करते हुए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुधी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया। OPW होम्स के अनुसार प्रत्येक भाषा एक देवालय है और उसमें इससे बोलने वाले लोगों की आत्मा प्रतिष्ठित होती है। तो कहा जा सकता है कि रमाल्टी में रमाई क्षेत्र वासियों की आत्मा बसती है। रमाई क्षेत्र के वासियों का प्रकृति के साथ सदैव अगाध संबंध रहा है, इसलिए उसके प्रति उनकी निर्भरता, आधार भाव और लगाव को रमाल्टी लोक साहित्य के माध्यम से देखा जा सकता है। वनों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाते हुए उन्होंने अपने जीवन व मवेशी
को भी सुरक्षित और संरक्षित किया है। इतना ही नहीं, यहाँ के वासी उत्सव धर्मी रहे हैं। वर्ष भर के सभी महीनों यहाँ पर विभिन्न लोक उत्सव आयोजित होते रहते हैं और इस अवसर पर उन्हें मनाते हुए हर्ष के अतिरेक में लोक साहित्य की ही अभिव्यक्ति हुई है। लोक साहित्य के सृजक के रूप में कोई एक वर्ग, व्यक्ति अथवा समाज सामने नहीं आता, बल्कि उसमें सामूहिकता की भावना के साथ ही सभी को इसे रचने का श्रेय जाता है। लेकिन इतना अवश्य है कि इसके संभाग के रूप में कुछ जातियों ने इसे आजीविका के रूप में भी अपनाया और वे इस मायने में इस परंपरा के वाहक के रूप में समाज के अभिन्न अंग हो गए। चैती गीत गाने के लिए बाजगी, परिवार के स्त्री पुरुष, घड़ियाल के लिए घड़ियालिया, खुदाई के लिए जगरिया ऐसे लोग हैं जिनके बिना इन लोक अनुष्ठानों का संपन्न होना संभव ही नहीं था। रवायती लोक साहित्य की अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें महिला और पुरुषों की समान भागीदारी रही है। सिर्फ कुछ ही विधाएं ऐसी हैं जिनमें स्त्रियों की भागीदारी नहीं के बराबर होती है। रवायती लोक साहित्य की अगर बात करें हम तो इसकी विधाएं, जैसे मैं पूर्व में कह चुका हूं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, अखान, पखान व बुझानियां शामिल हैं। अब हम लोकगीतों की अगर चर्चा करें, लोकगीतों पर बात करें तो संपूर्ण रवाई क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर लोकगीत गाने की परंपरा है तथा लोकगीतों के भी विभिन्न प्रकार हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहले तांदी गीत। तांदी गीत रवाई क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय व बहुचर्चित विधा है और चाहे मेले हों, लोक पर्व हों, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसके समापन के बाद ये तांदी गीत अवश्य ही गाए जाते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हर्ष के अतिरिक्त में तांदी गीत गाने का प्रचलन है। और तांदी गीत की खास बात है कि तांद कहते हैं पंक्ति को, पंक्तिबद्ध गूंथ करके ये गीत गाए जाते हैं। इसमें सबसे आगे पुरुष होते हैं, उसके बाद महिलाएं होती हैं और जो सबसे आगे जो पुरुष होता है वो ही इसका एक अप्रत्यक्ष संचालन करता है। उसी को गीत की पंक्ति सुनिश्चित करनी होती है, उसके बाद दूसरे लोग उसी को दोहराते हैं और इस तरह ये गीत के साथ नृत्य का संचालन भी लगातार होता रहता है। और एक दूसरे के हाथ दूसरे से गूंथे होते हैं और बीच का जो व्यक्ति है उसके कमर की सीध में ये हाथ मिलते हैं। और तांदी गीतों की जो एक उल्लेखनीय बात ये भी है कि इसकी जो पहली पंक्ति है निरर्थक होती है। और तांदी गीतों के अगर विषय की बात करें तो इसका क्षेत्र असीमित है। प्रेम, सौंदर्य, करुणा, दैविक आपदाएं, घटनाक्रम, जननायक, इतिहास, देवोत्सव, स्थान, प्रकृति और प्रचलित प्रथाएं ये तांदी गीतों के बड़े विषय हैं। अब ऐतिहासिक आज इसके वर्ग देखें तो इतिहास में जो समसामयिक घटनाओं पर है उसमें तांदी गीत गाए गए हैं और कि मैंने पहले भी कहा किसी एक वर्ग द्वारा नहीं, पूरे समाज द्वारा। और तो ऐतिहासिक में जैसे रवाई में तिलाड़ी कांड घटित हुआ तो उसको लेकर के एक गीत है कि ऐसी गाड़ी पैसी मुँह न मारिया चक्रधर मेरी कत्या भैंसी, यानी चक्रधर मुझे मत मारो मेरी कत्या भैंसी है। और इसी तरह दूसरे जैसे या जो एक गढ़वाल पर जो गोरख्यानी जो हुआ और जो आतंक पर्याय का प्रतीक माना जाता है, उस दौरान यहाँ पर जो गोरखा था शोभा, तो हिरमोली एक स्त्री रहती है, वो उसको पानी की जिद ठान लेता है। तो ये भी इस गीत में आया है कि भुजेलू की बड़ी शोभा लांदू गोरख्या हिरमोलिया की अड़ी, यानी हिरमोली को पाने की वो अड़ी जिद ठान लेता है। और आगे देखिए, आगे जब उस समय लूटपाट का जो दौर चला उसमें देखिए क्या हुआ, उसका एक उदाहरण देखिए कि गोरिया लुकू गारू बाजाबादी बडड़ी लगी सुना गुदारो माट्या पाती गड़ी बचुवादी बकरे टीते मासी न झड़ी, यानी उससे बाजा बडड़ी से इतना सारा उन्होंने वसूल कर लिया, जो बकरे बच्चू था बहुत तेज तरार था उससे एक पाई भी वसूल नहीं कर पाए। तो ऐसे ही जो मैं कह रहा था तिलाड़ी पे कि इससे आगे कि अयरा को लाबू मुन अब्दा मारे चक्रधर मेरू बुढ़िया बाप, अरे चक्रधर मुझे मत मारो मेरा बाप वृद्ध है। और आपदाओं पर केंद्रित जो तमाम जो आपदाएं जब आई, चाहे वो 1980 की भीषण ये भूस्खलन हो ज्ञानसू उत्तरकाशी में, चाहे 80 की बाढ़ हो या 91 का भूकंप हो, सभी को लेकर के बिल्कुल लोकगीत रचे गए।
कि चूड़ी को बंगारा कणु बगड़ लगी माँ डबरानी डंगारा, जो डबरानी डंगा 1978 की बाढ़ में बहने लगा था। और प्रेम संबंधों पर आधारित प्रेम अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो प्रेम को लेकर भी बहुत सारे तांदी गीत यहाँ रवाई क्षेत्र में रचित हुए हैं, गाए गए हैं। और तांदी गीतों में चाहे ये प्रेम अवैध प्रेम भी था और वैध प्रेम भी था। तो दोनों तरह के गीत मिलते हैं कि डोल बजी गाई तेरा बाना लाल मते मुई काला न खाई, यानी तेरी वजह से लालमती, जब अंधेरी रात में वो आ रहा होता है लालमती को मिलने के लिए, तो उसको कंडाली छू लेती है तो कहता है कि तेरे वजह से मुझे इसने खाया। ये पंक्तियाँ मैं चूँकि रवाई जो लोक साहित्य काफ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही आपको इससे अवगत करा रहा हूँ। अब देवी देवताओं पर आधारित ये जो देव हैं, देव और जो हमारी आस्थाएं, गाढ़ आस्थाएं, यहाँ गांव-गांव में इष्ट देव देवी देवता पूजे जाते हैं, अपने अपने आप आराध्य देव हैं। तो उनको लेकर भी गीत स्वाभाविक रूप से रचे गए हैं कि ये यहाँ पे एक पंक्तियाँ हैं कि ऊंच काटी खोरसु मूड़ निष्काटी दाना पाँच गाँव की रेणुका सरनोल थाना, यानी सरनोल जिस रेणुका का मुख्य स्थान है, ऐसे ही उसके पांच गाँव की रेणुका की उपस्थिति का जिक्र वो इसमें किया गया है। काटी तो डंडाणु पंडों का चौर्या का नवरात्र मंडाणु, यानी पांडवों की जो चौरी है, जो स्मृति स्थल, वहाँ पे नवरात्र में किस तरह नृत्य का आयोजन हुआ। अब घटना विशेष पर आधारित जो घटनाएं घटित हुई हैं, तो पहले भी कहा कि वही इतिहास बन जाए करे। तो इसमें घटनाओं पर है कि फूली जाली कवाई नाई बेटी समुद्रा नाई भंडारी ज्वाई, ये घटना है कि भंडारी ज्वाई अपने उसके लिए बेटी और दामाद आ रहे होते, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो इसी की का चित्रण इसमें कि ले लो हा गाड़ी कुट्टी तेरी बेटी समुद्रा पाले गाड़ों दी छूटी, यानी वो नदी में गिर गई इसलिए वो घर नहीं पहुंच पाई। अब ये लोकोत्सव है और मेले हैं, इन पे आधारित भी गीत हैं कि चौलू भरी कुड़ी तेरा थान नागदेवा सप्ताले जुड़ी। ये जो नाग देवता है वहाँ पर जो भागवत हुआ, तो उसके लिए उसी का जिक्र इसमें है कि सपताले जुड़ी ले लो आगाड़ी कुटी सपताले जुड़ी दुनिया पड़ी फूटी, यानी पूरे लोगों का हजूम वहाँ पे उपस्थित हो गया। अब जननायक जो जननायक हैं तो वो बिल्कुल लोकगीतों में आए हैं कि खेतु बई कोणी मुख्यमंत्री बहुगुणा की ओणी मुख्यमंत्री बहुगुणा बड़कोटा बाजारा मुख्यमंत्री, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बहुगुणा जी मुख्यमंत्री उस दौर में बड़कोट आए थे, तो उनको लोकनायक के रूप में उनका बिल्कुल गीत रचा गया है। और एक दूसरा है कि ढूंगू गोली रहती कल से रुकू नेता ज्योत सिंह हड़ताल बैठी, सामाजिक सरोकारों से सराबोर सामाजिक कार्यकर्ता जो सिंह रवाल्टा जी जब भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो उनकी भूख हड़ताल का जिक्र इसमें है कि हड़ताल बैठी साथी तेरू कूणा, यानी हड़ताल पे तुम बैठे तुम्हारा साथी कौन है, साथी मेरो कूणा गंगटाड़ी को महसा। तो ये गंगटाड़ी का महसा का जिक्र है। तो स्थान विशेष जो स्थान है उन पे भी गीत रचे गए। हेमा सुन की जंजीरा हेमा कनु भलू लगंदू हेमा सेम को मंदिरा, सेम के मंदिर की सुंदरता सौंदर्य का वर्णन है। और सौंदर्य जो नारी सौंदर्य है उसका भी देखिए आप चित्रण देखिए, सौंदर्य को अभी से अभिभूत गीत है कि क्या की कुला इन देखेंगे अमराजन सूरज को फूला, यानी अमरा ऐसी दिखाई देता है जैसा सूरजमुखी का फूल हो। और हास्य व्यंग के देखिए, हास्य व्यंग में देखिए दुई सैनिक रस्सी आप हुई मांझा थाल्टी पानी भरी बाल्टी, यानी दो पत्नियों का पति अपने आप ही बर्तन धोता है। बजी जालो बाणु आप हुई दुई सैनिक रस आप हुई बड़ा खाणु, यानी दो पत्नियों के होते हुए भी स्वयं खाना पकाता है। ऐसे पारीदारों काट टट्यानु मुई तक बुए बाबा ट्यानु, यानी उस धार से कौवा बोला माता जी मैंने सोचा कि जैसे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। इस तरह इसमें विविध और भी है, नैतिकता है, बाल सुलभ इच्छाएं, श्रम है, ईश्वर पर अटूट आस्था है, धर्म कर्म में विश्वास है, पशुधन की महत्ता है। इनको लेकर के काफी गीत रवाई में रचे गए हैं, तांदी गीतों की जो श्रेणी में आते हैं। और अब आगे की बात करें तो छोपती एक जो प्रेम से सराबोर गीत हैं और इसमें स्त्री और पुरुषों की भागीदारी होती थी। और अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छोपती ही गाए गए। छोपती में क्या होता है कि पुरुष और महिलाएं गूंथ करके वृत्ताकार में गाते हैं और छोपती में तुरंत उत्तर प्रत्युत्तर होता है। लेकिन छोपती में इसमें हास परिहास है, नुक्ताचीनी है, प्रेम आकर्षण है, देहाशक्ति है, भौतिक सुखों की तीव्र उत्कंठा है और क्षणिक उन्माद उल्लास है। तो इसमें यह होता था कि खासकर इसे युवा गाते थे
और इसमें ये होता था कि अपनी सीमाओं का एक तरह से उल्लंघन कर देते थे। तो इसमें सामाजिक तौर से ये प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इसको गाने का सिलसिला चलता रहा। और इसकी पहली पंक्ति भी इसकी भी निरर्थक होती थी और एक टेक जोड़ दी जाती थी कि जैसे गेहूं काटी गेरू मेरी अलाया, लाई रेणी छोपति मेरे अलायरा, बोरिसकू फेरू मेरी अलाये ललायला, यानी छोपति लगा ली मेरी अलाये, वर्ष भर का फेरा है। अखड़ू का डोका मेरी अलाइला, बरिसकू फेरू मेरी अलाइला, यानी ये वर्ष भर का मौका है, इसको लगा ले। तो कहने का अभिप्राय है कि इसमें आपसी जो एक संवाद की इतिहास परिहास जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये देखिए इसमें एक पंक्ति है, मौ खाई माँ क्यों ना मेरी अलाइला, ताई मोई गिचना मेरी अलाया, मुई मुई आँखों ना मेरी अलाया। तूने मुझे बाणी से मोह लिया लेकिन मैंने तुझे आँखों से मोह लिया। ये सारी बातें इसमें। इस तरह बाजूबंद, दूसरी विधा है बाजूबंद। बाजूबंद जंगलों में स्त्री पुरुषों के द्वारा या स्त्री का आपसी संवाद, या ये हो सकता है कि पुरुष और स्त्री का संवाद हो सकता है, पुरुष पुरुष का संवाद हो सकता है। तो इसको एक तरह से जौनसार बाबर में तो जंगू कहते हैं, सिल्को भी कहा जाता है। और मध्यकाल में तो क्या है कि बर की परीक्षा के लिए दुल्हन का भाई जो सवाल करता था उसको सिल्का कहा जाता था। तो इसका कहीं न कहीं से भी संबंध जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ऐसा है कि आरसी को ऐना मन को कुरेदा क्या जानो तो ऐना, यानी कि मन की उसको पीड़ा को तू क्या जाने, चबाए तू पाना मन को कुरेदा जाने भगवाना, या मन का कुरे तो भगवान ईश्वर ही जाने। धड़ी काटी घासा मन को कुरेदा कलेजा को नासा, कि मन के जो है जो कुरेद है तो पीड़ा है तो वो तो उससे तो शरीर का नाश ही होता है। अब लामण पे आते। लामण भी रवाई क्षेत्र के जो लोकगीतों की बहुत ही एक प्राचीनतम विधा है और इसको प्रणय गीतों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और अनेक स्थानों पे लावणी कहा जाता है। जो लावणी देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के लावणी के बहुत निकट है। और लावण ये जो है ये रवाई क्षेत्र का जो क्षेत्र है, पंचगाई है, अडोर है, बड़ासू है, गड़ुगाड़ है, इन पट्टियों में प्रमुखता से गाया जाता है। लावण में स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम की उदार बात दिखाई देती है, लेकिन वो भावना बड़े ही बौद्धिक ढंग से और काव्यात्मक रूप से सामने आती है। और इनके देखिए आप कुछ उदाहरण देखिए कि हे देवा बिटा सिणा ताऊ कई बानो बिचारो, तीरी चाय ढक्यो मुंड उघाड़ी दारो। हे बिटासीन तुझसे यही विनती विचार करना, बेशक खिड़की बंद रहे लेकिन दरवाजा खुला रहे। झुरी न करनी झुरिए दिए ले मरी, नहीं लागा वरिसा आल्ट वी का लागा पावली हरी। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता मार डालती है। नए वर्ष आते हैं, पेड़ पर नए पत्ते लगते हैं। आज इधरी काला दिश बावड़ी रीति, तेरा मेरो सरजा लिका थोड़ू डोकरी भीती। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल यह जगह खाली होगी। तेरे मेरे दिल की बात कमरे की भीत कर लिख दें। भीतर न लिखनी भीती मेरी सड़ू कि वाली लिंकू चुलिए कि वाली टोपरे फेरू। भीत पर नहीं लिखेंगे, भीत की सफाई करते मिट जाएगी। चूल्हे पे लिखे या फिर टोपी के घेरे पर। अब रास है, रास को रासो भी कहा जाता है। और रास में ये कि होता है कि पुरुष गूंजते हैं, आगे जो पुरुष रहता है उसके हाथ में डांगरी रहती है और गीत के साथ वो नृत्य संचालन होता रहता है। लेकिन जो उत्तरकाशी का जो यमुना का उद्गम का जो क्षेत्र है, इधर जो रवाई जो यमुना घाटी कहते हैं, उत्तरकाशी का जो अभिन्न हिस्सा है, तो वहाँ के उस क्षेत्र में स्त्रियां भी इसमें भागीदारी करती हैं। उनके जो सबसे आगे रहती है, जो नेतृत्व करती है, वो हाथों में रुमाल लिए हुए होती है और इस तरह से ये रास नृत्य गीत नृत्य संपन्न होता है। अभी कफुआ के बारे में जो देव स्तुति है, देव की क्या एक तरह से उत्पत्ति और स्तुति को लेकर के ये कफुआ होता है। कफुआ में क्या होता है कि जो देव डोली होती है, पालकी होती है, उसको दो व्यक्ति कंधों पर लिए होते हैं और उनका मुंह बिल्कुल विपरीत दिशा की होता है और वो नृत्य करते हुए जैसे जैसे इसके बाजगे उधर से गाते हैं, ढोल पर हल्की थाप देते हैं और थाप के साथ वो घुटनों के बल नीचे बैठते हैं, फिर ऊपर चलता रहता है। और उसके साथ ही जब चरम आ जाता है गीत का, कफुआ का जब चरम होता है, जैसे किमी भाटे जब देवा लाई पूजी शिल्पित हो रही हो फिरी, सुनते ही समोसू महाराज अवतरित हो जाते हैं उस चरम में। या ऐसे ही जो रेणुका का है यहाँ कहते जब आखिर में होता है उस समय अवतरित होते हैं, उसके बाद जाकर उनका अवतरण होता है, एक तरह से अंतिम चरण में पहुंचते हैं। और इसके बाद एक जो पुराना था या रवाई क्षेत्र में गीत विधा प्रचलित लीचुआ एक अश्लील गीत था। अश्लील उसमें क्या होता था कि जैसे जो यहाँ की
जो दिवाली होती थी, दिवाली के दिन जब रात्रि को जब ओल्ला जिसको मशाल कहते हैं उसको प्रज्वलित करने के लिए खेतों की ओर जाते थे जहां दिवाली खेली जाती थी, तो वहां उसमें रास्ते में जाते हुए या वहां खेलते हुए ढोल और की थाप पर उसको अश्लील गीतों को गाया जाता था। उसके अलावा जो रवाई क्षेत्र में जो कमल नदी के तट पर जो मोड़ में मोड़ होता है जिसको मत्स्याखेट का मेला कहा जाता था, उस मेले के दौरान भी लोग जब समूह में जाते थे तो वहां पर अश्लील गाने का ये गीत गाने का वो था कि लेचुआ भाई लेचुआ, लेचुआ भेरू नटखटी लेचुआ गाड़ा आपड़ी बाण। तो इस तरह से ये असली, लेकिन बाद में समय जो जागृति आने के बाद और चूंकि इसमें स्त्रियां बहुत बिल्कुल उस समय आसपास कहीं भी नहीं दिखती थी, तो लोगों ने कहा कि समय एक तरह से बुराई है, इसको दूर होना चाहिए, और अब ये बिल्कुल लुप्तप्राय हो चुका है। दूसरा अब ये अगला है झुमकायलो। झुमकायलो को एक तरह से जो मुगरसंती क्षेत्र है वहां पर जिस जिस गांव में मेला होता है रुद्रेश्वर महाराज का, तो दूसरे गांव के लिए समूह बना के आते हैं अपने लाठी लेकर के, ढोलबाजी लेकर के, और नाचते उससे उस समय जो गीत उनके द्वारा गाए जाते हैं उनको झुमकायलो कहते हैं। और दूसरे क्षेत्र जैसे जहां भी मेला होता है वहां पर लोग आखिर में जब मेले का लगभग चरम होता है, चरम में उसको पालकी लेकर के मंदिर के चारों ओर जो गीत नृत्य करते हैं गाते हैं उसको यहाँ पे झुमायलो कहा जाता है। और एक ठोडा ठोडा भी जो ये यहाँ पर्वत क्षेत्र है वहां पर जो विषु पर्व होता है, विषु पर्व के अवसर पर वहां पे धनुष बाण का एक आयोजन होता है। धनुष से बाण साध करके दूसरे के